रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कल का एक बड़ा शानदार दिन था कश्मीर की तहरीक के हवाले से। और क्योंकि हमने बार बार अपील की थी कि लोग निकलें, बाहर आएँ, और कश्मीरियों ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी हुई थी आज़ाद कश्मीर में भी और कॉल दी हुई थी बरतानिया में भी। तो बरतानिया का हाल मेरे ख्याल में आपको मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बताता हूँ। बरतानिया में ऐसा था कि मैंने यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा जी इतना बड़ा मुजाहरा हमने पहले नहीं देखा। यानी बहुत कम कभी ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी या कश्मीरी इतने बड़े पैमाने पर निकले हों। यानी अगर वो कहते हैं हम टॉप के 2-3 मुजाहरे अलग करें तो ये इतना बड़ा मुजाहरा था। तादाद अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं। कोई कहते हैं 50,000 थे, कोई कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा थे, कोई 40,000 बताते हैं। लेकिन आप लोगों की गिनती नहीं कर सकते थे। यानी जो लोग एहतजाज करने के लिए निकले थे उनका अगला सिरा कहीं और था और पीछे बहुत किलोमीटरों तक लोग फैले हुए थे। इतने बड़े पैमाने पर ख़वातीन हजरात यहाँ बरतानिया में निकले। और ये सिर्फ लंदन से नहीं थे, ये मुख्तलिफ़ शहरों से आए। मुझे लोग मिले, उनमें से कुछ लोग लूटन से आए हुए थे, बर्मिंघम से आए हुए थे, मैनचेस्टर से आए हुए थे, और बहुत सारे शहर हैं यहाँ छोटे बड़े बरतानिया में। लोग हर तरफ से आए हुए थे और लोग एहतजाज कर रहे थे। जो बात मैंने नोट की, मुझे वहाँ पे बात करने का मौका भी मिला। इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि इतने रश के बावजूद, इतने सारे लोगों के बावजूद वो ना सिर्फ मुझे बाहिफाजत लेकर गए अपने पंडाल तक बीच में, बल्कि मुझे वहाँ पे उन्होंने बात करने का मौका भी दिया। गो कि सब तक मेरी आवाज़ नहीं गई, क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर जितना वो स्पीकर सिस्टम वगैरह लगा हुआ था पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, वो उतनी मैं बात कर सकता था। तो वहाँ जो लोग बात कर रहे थे मुझे वहाँ पहुँचाया गया। मुझे उन्होंने कहा जी आप भी बात करें। तो मैंने कश्मीरियों से बात की। मेरे भाई हैं, मेरे खुद जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, वो बांडीपुरा से आए थे लाहौर में। आज बहुत अरसा गुजर गया। मेरे नाना और दादा ये सोचते सोचते इस दुनिया से चले गए और इंतज़ार करते करते चले गए कि एक दिन कश्मीर ज़रूर फतह होगा या आज़ाद होगा और हम अपना घर वापस जाकर देखेंगे। वो नहीं जा पाए, लेकिन उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। वो इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से गए थे। आज भी उम्मीद ही बाकी है कि एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा और बांडीपुरा में, बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पे कश्मीर में कश्मीरी आए हुए हैं, वो वापस जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने घरों को देखेंगे। अल्लाह करेगा कभी ना कभी होगा। हर रात की कोई ना कोई सवेर आती है। तो मैंने इतने बड़े पैमाने पे कभी अपने सामने यूं एहतजाज मैंने टीवी पे भी नहीं देखा, जितनी बड़ी तादाद में लोग थे। और पाकिस्तान में जो एक बयानिया बनाया जाता है, जो बार बार कहा जाता है कि ये कश्मीरी गद्दार हो गए, यानी वहाँ पे टाउट्स बैठ जाते हैं मीडिया के अंदर। हमारे अपने जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, वो बैठ जाते हैं। हमारे अपने कुलीग्स हैं, वो बैठ जाते हैं। वो कीड़े निकालते हैं। किसी एक आधा आदमी जिसका दिल दुखा हुआ है, आप पाकिस्तान में किसी का रिश्तेदार मार देंगे तो उसके मुंह से फूल तो नहीं झड़ेंगे। वो आपको गाली देगा ना, आपसे लड़ाई करेगा ना। वो जो आप पे गोली नहीं चला सकता, वो अपनी ज़बान से निश्तर चलाएगा ना। वो गिला करेगा, शिकवा करेगा। उस शिकवे और गिले को सुनने की बजाय आप उसके ऊपर पूरे प्रोपेगेंडा की एक इमारत खड़ी कर देते हैं। मैं कश्मीरियों के सेंटर में गया, मैं उनके बीच में खड़ा हुआ। मैंने वहाँ पे कश्मीर जिंदाबाद का नारा लगाया, उन सब ने लगाया। मैंने पूछा यार हम सब गद्दार हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम गद्दार नहीं है। क्या हम दुश्मन है पाकिस्तान के? उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान के दुश्मन। मैंने उनसे पूछा, जब मैंने जोर से बोला पाकिस्तान, तो उन सब ने कहा जिंदाबाद। जितनी मेरी आवाज थी उससे दुगनी आवाज से उन्होंने कहा, गरजदार आवाज से उन तमाम कश्मीरियों ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप उन्हें गद्दार करार देने पे तुले हुए हैं। ऐसे ही आपने बंगालियों को गद्दार करार दिया, ऐसे ही आपने बलोचों को दीवार से लगा दिया, उन्हें गद्दार करार दे दिया। यही आपने कई कबायलियों के साथ कर दिया। गफ्फार खान के साथ यही किया गया। जितने एएनपी को एक दौर में इसी तरह रगड़ा दिया गया, मुहाजिरों के साथ यही किया गया। तो हर एक को हमने टैग किया, हर एक को हमने दीवार के साथ लगाया पाकिस्तान में। हमारी ये पॉलिसी ठीक नहीं है। आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने वहाँ पे एक भी गद्दार नहीं देखा। मैंने एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान से नफरत करता हो। मैंने एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान के इदारों को तबाह करना चाहता हो। वो तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हाँ, जिनका कोई आदमी मारा गया या कत्ल हो गया, वो चंद आवाज़ें तल्ख हो सकती हैं। आप ये ना देखें वो कह क्या रहा है, आप वजह तो देखें वो बेचारा क्यों कह रहा है। लोगों के दिल दुखे हुए हैं, उनको आपने तकलीफ दी हुई है, तो वो बेचारे रद्द-ए-अमल देते हैं। वो कोई भी पाकिस्तान को दुश्मन नहीं था। वहाँ जितने लोग मुझे मिले हैं, मैंने जब पाकिस्तान बोला तो उन्होंने जिंदाबाद कहा सारों ने।
उसका मतलब आप समझिए। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, इस किस्म के गद्दारी के कार्ड बांटते हैं। मैंने जैसे पहले कहा आपको कि जो कुछ हुआ बंगालियों के साथ, बलोचों के साथ, क्या हम कश्मीरियों के साथ वो करना अफोर्ड कर सकते हैं? वो आज डटकर खड़े हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की रियासत ने, हमने हमेशा प्रमोट किया, हमने खबरें दी, हमने पैसा खर्च किया, अपने वसाइल खर्च किए कि इस मामले को उठाया जाए कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया ज्यादतियां कर रहा है। हम उसे खुसूसी कवरेज देते थे, लेकिन आज तक इतने बड़े पैमाने पर लोग इंडियन हाई कमीशन के सामने नहीं गए। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी कभी इंडिया के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं गए। आज से थोड़े दिन पहले पीटीवी पे खबर चलाई जा रही थी, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को कहा गया कि आप ये खबर चलाएं, जनेवा में भारत के खिलाफ एहतजाज हुआ है और वो कश्मीरियों ने किया है। मैंने वो कश्मीरी गिने, वो 12 लोग थे टोटल। उन 12 लोगों की खबर पे आप हेडलाइन चला रहे थे। यहां हजारों लोग निकल कर आ गए हैं। कई लोग क्लेम करते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं वो 1 लाख की तादाद भी बोलते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहले कभी नहीं निकले। कम से कम भारत के खिलाफ तो कभी इतने लोग नहीं निकले थे। जरा अपने गिरबान में झांकें और पूछें कि क्या इससे आधे से आधे लोग कभी हम भारत के खिलाफ निकाल पाए? जितने लोग आज पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ और उनके जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और बड़े आराम से ढीले मुंह के साथ हम कह देते हैं कि ये भारत के एजेंट हैं। क्यों आप भारत को इतना बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं? ये इतना बड़ा शो था कि इसका क्रेडिट भारत को देकर आप सरेंडर कर रहे हैं उनके सामने। भारत की ये कैपेसिटी नहीं है, उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने बड़े पैमाने पर आजाद कश्मीर के शहरियों को निकालें पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या उनकी पॉलिसीज के खिलाफ। ना वो पाकिस्तान के खिलाफ है, ना इदारों के खिलाफ है। एक्चुअली तो वो पॉलिसी के खिलाफ बात करते हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। मैंने उनसे बात की, वो उनको 12 सीटें उनके दिमाग में फंस गई हैं। वो ये कहते हैं जी कैसे हो सकता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट 12 बंदे ला के हमारे सर पे बिठा दे और उन 12 बंदों के बगैर हमारी 2/3 अक्सरियत भी पूरी नहीं होती, हम कभी उन्हें खत्म भी नहीं कर सकते। वो 12 बंदे अपने खिलाफ तो कानून साजी में वोट नहीं देंगे ना, तो कैसे वो 12 सीटें खत्म होंगी? कभी भी नहीं होंगी। उनके बगैर 2/3 अक्सरियत बनती नहीं है। फिर आपने आजाद कश्मीर में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत रखी हुई है कि कोई भी बंदा अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए जब दिल करे, जाके दूसरी पार्टी को वोट डाल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वोट काउंट हो जाएगा। आजाद कश्मीर में आपने ये भी परमिशन दी हुई है, तो पैसा लगा के आप जो मर्जी कर लें। तो ऐसी सूरत हाल में उनके दिमाग में ये बात घुस गई है कि ये 12 नशिस्तें हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो आप मखसूस नशिस्तें बना देना। जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, बिलावल का अच्छा था आइडिया कि आपने करना है तो आप इनको मखसूस नशिस्तें कर दें। जब आप इनको मखसूस नशिस्तें कर देंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी भी हो जाएगी, आपका कॉज भी मुतासिर नहीं होगा, आजाद कश्मीर के लोगों के मैंडेट का एहतराम भी हो जाएगा। लेकिन उसमें नुकसान सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का आजाद कश्मीर की हुकूमत के ऊपर कंट्रोल कमजोर हो जाएगा, और वो चाहते हैं पाकिस्तान पे कंट्रोल, पूरा कंट्रोल, कि गिलगित बल्तिस्तान भी कंट्रोल में हो, आजाद कश्मीर भी कंट्रोल में हो, पाकिस्तान की कमजोर सरकार बनाई जाए, वो भी हमारे कंट्रोल में हो। इमरान खान को जानबूझ पे बैसाखियों पे खड़ा किया, आज की हुकूमत को जानबूझकर बैसाखियों पे खड़ा किया, नवाज शरीफ को लास्टिक की शलवार पहना दी। यानी अब क्या जरूरत थी इसकी? नवाज शरीफ को आप कहते जी आप इलेक्शन हार गए, घर में जाएं, उसकी भी इज्जत बाकी रह जाती। 3 दफा के वजीर आजम को रोल के रख दिया, यानी वो दोनों जगह से इलेक्शन हारा, अगर उसकी हार हो जाती ना तो शायद उसकी इज्जत बच जाती। उसको जबरदस्ती गलत इलेक्शन जितवा के, और जिस तरह उसको किया उसकी इज्जत के साथ खेल गए पकड़ के, और मियां साहब को भी समझ नहीं आई उनके साथ क्या हुआ। 3 दफा का वजीर आजम, ये अंजाम नहीं होना चाहिए था। आज कश्मीरी मुझे रोक रोक के यकीन दिला रहे थे, मुझे वहां पे शौकत नवाज मीर साहब के भाई भी मिले, उनकी आंखों में मैंने दर्द महसूस किया, मैंने उन्हें यकीन दिलाया। मैंने कहा ना मैं गद्दार हूं, ना आप गद्दार हैं, ना आपका भाई गद्दार है, यकीन करें हम इसमें से निकल जाएंगे, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम कोशिश करेंगे। एक बेबसी मैंने देखी है, रियासत क्या कर रही है, उसे अगवा किया हुआ बता ही नहीं रहे कहां पे। वीडियोज आ चुकी हैं कि उसको पकड़ कर लेकर गए लॉ इन्फोर्समेंट वाले, कोई मानता ही नहीं है, किसी अदालत में उसे पेश ही नहीं किया गया। ये कहां का इंसाफ है, कहां का कानून है? अभी ये मामला बरतानवी पार्लियामेंट में चला जाएगा, यहां पे अभी पटिशन दायर कर दें, वो उसके ऊपर 10,000 दस्तखत करना कश्मीरियों के लिए कौन सा मसला है?
आज जो 50,000 बंदा बाहर लेकर आ गए हैं वो 10,000 दस्तखत कर देंगे, 2 दिनों में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होगा यहां पे, फिर आप क्या करेंगे? तो पाकिस्तान को मजीद शर्मिंदा मत करें, पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलाएं, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अब जाए जरा पाकिस्तान में, वहां क्या हुआ? आजाद कश्मीर के हर जिले के अंदर हड़ताल हुई है, हर जगह पे लोगों ने निकलकर एहतजाज किया है, बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है, लेकिन मीडिया को रिपोर्ट ही नहीं करने दिया गया। सोशल मीडिया को वहां वैसे ही तबाह बर्बाद कर दिया गया, हर एक को घेरा डाल लेते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ मनाजिर और कुछ वीडियोस हमारे हाथ लगी, उन्हें देखकर हमें आइडिया हुआ कि नीचे मीरपुर और डुडियाल से लेकर नीलम वैली तक पूरे कश्मीर में भरपूर एहतजाज हुआ है। रावला कोट में जो एहतजाज हो रहा था उसकी तादाद दुगनी से ज्यादा हो गई, यानी पूरे पूरे घर के अंदर कोई नहीं था, सारे के सारे लोग निकलकर एहतजाज में पहुंच गए। आपको यह नजर नहीं आ रहा? आप वहां पे इलेक्शन करवा रहे हैं जाली किस्म का, आप कुछ और सोच रहे हैं, पाकिस्तानी कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, कश्मीरी कुछ और कर रहे हैं। फॉर गॉड से एक लम्हे के लिए अपनी जात से बाहर निकलकर पाकिस्तान का और कश्मीरियों का सोचें। ये नफरत फैलती चली जा रही है, ये फैलती चली जाएगी। ये गद्दारियों के कार्ड और गद्दारियों के सर्टिफिकेट जो आप बांट रहे हैं, ये कल को आपसे जो फसल आपने बोई है नहीं काटी जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। ना मैं गद्दार हूं, ना मैं तुम में से किसी को गद्दार कहता हूं। गद्दार सिर्फ वही है जिसने आईन तोड़ा है, गद्दार सिर्फ वही है जो अपने हलफ की पासदारी नहीं करता, गद्दार सिर्फ वही है जो पाकिस्तानियों पे बंदूक चलाता है, पाकिस्तानियों से टैक्स लेता है। पाकिस्तानी गद्दार नहीं हो सकते पूरी दुनिया में। इंडिया में गद्दार खत्म हो गए, बांग्लादेश में गद्दार खत्म हो गए, अमेरिका में गद्दार खत्म हो गए, बर्तानिया में गद्दार खत्म हो गए, यूरोप पूरे के अंदर गद्दार खत्म हो गए। सिर्फ पाकिस्तान ही एक मुल्क बचा है जहां पे अभी गद्दार है। दुनिया में कहीं ये कार्ड इस तरह नहीं खेला जाता जिस तरह पाकिस्तान में खेला जाता है। कभी मजहब कार्ड है, कभी गद्दारी का कार्ड है, कभी करप्शन का कार्ड है, कभी कोई फैमिली का कार्ड है, कभी कोई निजी जिंदगी की वीडियोस हैं। ये क्या चल रहा है? ऐसे मुल्क चलता है? इस नफरत के साथ एक दुकान नहीं चलती जिसके साथ आप मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कश्मीरियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, एक कश्मीरी शहीद हुआ जो अब तक रिपोर्ट हुआ है, BBC ने इसको कंफर्म भी कर दिया है। तो मैं आपको एक दफा फिर बताऊं कि कश्मीरियों ने आज पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, वो कहते हैं बार बार। आप इस मौके से फायदा उठाइए। मैं उनके गढ़ में, उनके बीच में खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा कर आया हूं। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? अभी भी गद्दार हैं वो लोग। वो गद्दार नहीं है, वो आपसे बड़े और आपसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। उन्होंने अपने सीनों पे गोलियां खाई हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया हमारे जवानों को, उन्होंने हमेशा हमें सर आंखों पे बिठाया। लेकिन हम उन्हें क्या दे रहे हैं? वो मांग क्या रहे हैं? छोटे छोटे मुतालबात हैं, और वो ये कहते हैं हमारा मैंडेट हमें दे दें आप। और हमने जिद पकड़ी हुई कि नहीं, हम फैसले करेंगे बंद कमरों में। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा, ऐसे कश्मीर भी नहीं चलेगा। आप कर रहे हैं ना तजर्बा, करके देख लें। जो आपने पाकिस्तान के साथ किया वही आप बलूचिस्तान और कश्मीर के साथ भी करने जा रहे हैं। अब नाजरीन, आप आ जाएं एक और चीज़ पे, रज़ा डार वाला केस जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इसहाक डार के नवासे वाला। उसमें चंद बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैदा हो गए। DIG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर सहाफ़ी बहुत भड़क गए। सहाफ़ियों के अपने ज़ाती मामलात भी थे, क्योंकि आपको पता है पुलिस को इतनी अल्टीमेट पावर्स दे दी गई हैं कि वो सहाफ़ियों की नौकरियां ही खा जाते हैं। हालात बड़े खौफनाक हैं वहाँ लाहौर में। तो उसमें जो है वो सहाफ़ियों की शिकायत तो अपनी जगह पे, लेकिन चंद सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, रज़ा डार को पुलिस के आने से पहले किसने इतला दी कि वो लड़कियों को लेके वहां से निकल गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप रज़ा डार का फ़ोन लें, उसकी CDR चेक करें, उसका रिकॉर्ड चेक करें और बताएं हमें कि रज़ा डार को उस वक्त वहाँ से लड़कियाँ निकालने का मशवरा किसने दिया और वो क्यों वहाँ से लड़कियों को लेकर भागा। और जब पुलिस उस घर में पहुंची तो वो घर खाली क्यों था? किसने उन्हें आगाह किया कि पुलिस आने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सिर्फ 2 सवाल उठा रहा हूं, बाकी सवाल हम बाद में करते रहेंगे इस पे। दूसरा सवाल यह है कि पुलिस को इस बात की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि फिल्टर हाउस, जहां पर रज़ा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और लड़कियां गाड़ी से भाग गईं, उस जगह के और उसके आसपास की तमाम CCTV फुटेज उठाकर पुलिस गायब करके ले गई? पुलिस को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब ये कहेंगे जी मैं तहकीकात के लिए ज़रूरत थी। तहकीकात के लिए तो जहाँ गाड़ी लगी है एक कैमरा भी बहुत था, आपने आसपास के सारे कैमरों की फुटेज गायब की। आप इस वकूए को छुपाना चाहते थे और इसीलिए आपने एक दूसरा वकूआ बयान किया कि हमने तो इनको बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाना एक अलग कहानी होती है। लोगों ने आपको 15 पे कॉल किया,
आप वहाँ पे पहुँचे और लड़कियाँ आपके हवाले उन पाकिस्तानियों ने की जिनके सामने वो खुद जान बचाकर आ गई थी। ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। लड़कियों ने अपने आप को खुद बाजियाब करवाया और वो एक एक्सीडेंट के नतीजे में हुआ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस पे हम बात करते रहेंगे। अमेरिका में डॉक्टरों की एक तंजीम थी, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से हमेशा इमरान खान साहब के हक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। वो हमेशा ये कहते थे कि हम आवाज़ उठाएंगे, हम जोर लगाएंगे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान में आकर कोशिश की, पाकिस्तान से बाहर कोशिश की, बड़ी लॉबिंग की, बड़ा जोर लगाया, बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए, अपनी जेब से लोगों ने पैसा खर्च किया। तो बड़ी कोशिश की उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, डॉक्टर्स ने, अपना उनकी तंजीम है, कमाल उन्होंने काम किया था। ऐसा लगता है कि शायद वो लोग थकना शुरू हो गए हैं। मेरी जिन डॉक्टर से बात होती है ना, तो वो आज भी वो कॉज के साथ खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि तंजीम की जो सरबराही है वहाँ पे अब बहुत दबाव शायद बढ़ गया है। शायद एस्टेब्लिशमेंट का इतना दबाव है कि वो इमरान खान का चेहरा भी नहीं लगा पाए। एक 92 के वर्ल्ड कप पे इमरान खान का एक फ़ोटो लगाया, लेकिन उनका बीच में से चेहरा गायब कर दिया। अब ये प्रेशर की अलामत है और निशानी है। उसके बाद जो अपना का प्रोग्राम था उसमें उन्होंने हर तरह की पॉलिटिकल गुफ्तगू से मना कर दिया। बाद में एहसन इकबाल साहब भी उनके मेहमान बने, वो भी हमने तस्वीर और वीडियोस देखी। तो अब ना वहाँ पे काफ़ी डिवीज़न पैदा हो गई। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो अपने कॉज के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो बंद हो जाए। लेकिन जो क़यादत है शायद अब वो इसका बोझ मज़ीद नहीं उठा पा रही, या उन्होंने कोई और तरीका सोच लिया है। बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा ले दे हो रही है, बहुत शोर मचा हुआ है। अब वो अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या देते हैं ये हम देखेंगे, फिर आपके साथ शेयर कर देंगे। नाज़रीन, तारीख का सबसे बड़ा जनाजा हुआ है आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का। ये दावा किया एक अमरीकी सहाफ़ी ने। अमरीकी जर्नलिस्ट जो वहाँ पे गए हुए थे, इनका नाम है मैक्स ब्लूमेंथल। इन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अगर आप यहाँ पे नहीं है ना तो आप इसको नहीं समझ सकते। मैंने आज तारीख के सबसे बड़े जनाजे में शिरकत की है और उन्होंने लाखों लोगों का क्लेम किया। जो वीडियोज़ आ रही हैं वो हैरान कुन है। डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान, बाकी पूरी दुनिया हैरान है कि और मैंने आपसे बहुत पहले ये बात कही थी कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जो नमाज़े जनाजा होगा ना, वो ईरान को एक नई एनर्जी दे देगा। और मैंने ये होता हुआ देखा, जिस तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ईरान को इसका क्रेडिट चाहता है, उनकी गवर्नमेंट को, कि पुरअमन तरीके से इतने बड़े इवेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। इसका सादा सादा मतलब पता क्या है? हाल ही में होने वाली एक इंतहाई खौफनाक जंग भी ईरान को ना आसाबी तौर पे कमज़ोर कर सकी है, ना इंतज़ामी नुक्ता नज़र से वो बेकार हुए हैं। वो आज भी इस काबिल है, उनके अंदर आज भी ये हिम्मत है कि वो इतनी बड़ी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ईरानियों ने एक मरतबा फिर अपने आप को ना सिर्फ साबित किया, बल्कि उन्होंने बताया कि वो एक कौम की तरह अभी भी मुकाबला कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।